नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मिरर यानी कि दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। इसमें हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और वो सारे प्रश्न देखेंगे जो आजकल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। मैंने वो सारे प्रश्न इसमें कवर किए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप पहले पूरी वीडियो को देखिएगा और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दर्पण किसे कहा जाएगा, मिरर किसे कहते हैं। तो दर्पण कांच का वह भाग होता है जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह परावर्तक होती है, अर्थात दूसरी सतह पॉलिश की हुई होती है। तो दर्पण यानी कि मिरर हम उसी को कहेंगे वो कांच का भाग जिसकी एक सतह तो रिफ्लेक्टर हो यानी कि जहाँ से प्रकाश टकराकर वापस आ जाए, और दूसरी सतह पॉलिश की गई हो। जैसे आपके घर पे जो शीशा होगा, आप देखेंगे कि जहाँ से आप अपना चेहरा देखते हैं वो तो रिफ्लेक्टर होगा, लेकिन उसकी पिछली साइड पॉलिश की गई होगी। अगर वो साइड पॉलिश ना की गई हो तो आप उसके आर पार देख लेंगे। जैसे जो कार का शीशा होता है वो कहीं पर पॉलिश नहीं किया होता, इसीलिए आप कार के अंदर से बाहर देख पाते हैं और बाहर से अंदर भी देख पाते हैं। लेकिन जो शीशा जिसमें आप अपने चेहरों को देखेंगे उसकी एक सतह को पॉलिश किया गया होगा, उसी को दर्पण कहा जाएगा, नहीं तो वो कांच होगा। तो दर्पण के प्रकार देख लेते हैं। तो जो दर्पण होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण जिसे प्लेन मिरर कहते हैं, दूसरा होता है गोलीय दर्पण जिसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। तो दर्पण को पढ़ने से पहले हम उसके प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणें परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बाद तो परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो जब भी किसी भी स्रोत से प्रकाश आ रहा होगा तो परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को काटते हैं ना, अथवा काटते हुए प्रतीत होते हैं, उसी बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे जब हम शीशे पर अपना चेहरा देखते हैं तो एक तो जो हमारा शरीर है ये वास्तविक है, लेकिन जो आईने पर दिख रहा है वो क्या है, तो वो प्रतिबिंब है। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये प्रतिबिंब की परिभाषा है। और जो प्रतिबिंब होता है ना, ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है यानी कि रियल इमेज होती है, और एक वर्चुअल इमेज होती है जिसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो पहले देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज। तो प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तब बनने वाला ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। तो यहाँ से जानने वाली बात यह है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा ना, रियल इमेज होगी, ये हमेशा उल्टी होगी। तो ये आपको याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। जैसे आप ये जो देख रहे हैं ये मिरर है, इसकी दूसरी साइड पॉलिश की गई हुई है, तभी तो आप इसमें चेहरा देख सकते हैं। तो इस दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तो जहाँ पर प्रकाश की किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है जो आप ये देख रहे हैं, और यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। और जो प्रतिबिंब उल्टा होता है वो वास्तविक होता है। इसके बाद है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। तो प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है
वो आती हुई प्रतीत हो रही है, पर जो वास्तविक इमेज है वहाँ पर एक्चुअल में जहाँ पर किरणें मिलती हैं पर यहाँ पर वो बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है ये हमेशा सीधा होता है। तो यहाँ पर याद रखने योग्य बात क्या है कि जो आभासी प्रतिबिंब होगा, वर्चुअल इमेज होगी, ये हमेशा सीधी होगी, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा ये हमेशा उल्टा होगा। तो हमने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लिया, अब हम दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो दर्पण का पहला प्रकार क्या था? समतल दर्पण। तो पहले हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ से आपकी परीक्षा में क्या प्रश्न बनता है। तो पहले तो देखते हैं कि समतल दर्पण होता क्या है। तो यदि परावर्तक सतह, तो जब भी परावर्तक सतह लिखी हो, रिफ्लेक्टिव सरफेस लिखा हो, तो इसका मतलब है कि दर्पण का वो वाला हिस्सा जहाँ पर आप अपने चेहरे को देखते हैं, यानी कि दर्पण का वो वाला भाग जिसके सामने कोई वस्तु रखी जाती है ना, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो यदि परावर्तक सतह यानी कि रिफ्लेक्टिव सरफेस समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहा जाएगा। जो गोलीय दर्पण होगा उसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस गोल होगी, जो समतल दर्पण होगा उसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस प्लेन होगी। जो हमारे घर में आईना होता है, दर्पण होता है, वो समतल दर्पण होता है, और इस दर्पण की जो दूसरी सतह होती है उस पर चांदी यानी कि सिल्वर अथवा पारे का लेप किया जाता है। तो आप देखते होंगे कि जो आईना है उसकी दूसरी सतह पर लेप होता है, पॉलिश होती है, लेप होता है यानी कि पॉलिश होती है, और जहाँ पर हम अपना चेहरा देखते हैं वो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। तो आगे हम समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहला गुणधर्म है कि समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ये कैसा होता है। तो ये वर्चुअल और इरेक्ट होता है, यानी कि आभासी और सीधा होता है। और दूसरा गुणधर्म क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार मूल वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो जब आप शीशे में अपने आप को देखते हैं तो जो आपका आकार होता है शीशे में उतना ही दिखता है ना, छोटा या बड़ा तो नहीं दिखाई देता। समतल दर्पण की बात कर रहा हूँ मैं। समतल दर्पण में जो आकार होता है ना वो मूल वस्तु के आकार के बराबर होता है। और तीसरा गुणधर्म क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर विवेक से गतिमान होगा तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2 विवेक से गति करता हुआ प्रतीत होगा। ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर आपके आगे शीशा है और आप शीशे की तरफ भाग रहे हैं, तो मान लो आप शीशे की तरफ 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहे हो, लेकिन जो आपका प्रतिबिंब शीशे पर दिखाई देगा ना, वो जो भागता हुआ दिखाई देगा वो 1 दूनी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता हुआ प्रतीत होगा। यानी कि समतल दर्पण पर जो वेग की गति होगी वो दोगुनी होती है। ये कई बार एग्जाम में उदाहरण देके पूछा जाता है, तो ये याद रखेगा। उसके बाद अगला गुणधर्म है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु की आधी ऊंचाई का दर्पण उपयोग में लाना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसमें यह बताया गया है कि मान लो आपकी हाइट 6 फुट है और आपको अपना पूरा शरीर दर्पण में देखना है, तो दर्पण का आकार कितना बड़ा होना चाहिए? तो दर्पण का आकार 3 फुट का होना चाहिए। तो आप दूर से अपने पूरे शरीर को दर्पण में देख सकते हैं, यानी कि शीशे के बिल्कुल करीब खड़े होंगे तब तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन शीशे से थोड़ा दूर जाएंगे ना, तब आपका पूरा शरीर दिखाई देगा। लेकिन वो दर्पण उस वस्तु की आधी ऊंचाई के बराबर होना चाहिए। अगर आधी ऊंचाई से छोटा है तब वो वस्तु पूरी दिखाई नहीं देगी। तो ये उदाहरण देके ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि मान लो एक व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है और अगर उसे समतल दर्पण पर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। तो अगर व्यक्ति 6 फीट ऊंचा है तो दर्पण की ऊंचाई 3 फीट होनी चाहिए। इसके बाद अगला गुणधर्म है कि समतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बाईं ओर तथा बायां भाग दाईं ओर दिखाई पड़ता है और इसे पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब
यानी कि लेटरल इन्वर्स इमेज कहते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि समतल दर्पण के आगे अगर आप खड़े होंगे तो जो आपका दायां हाथ होगा ना, उसका जो प्रतिबिंब दर्पण पर बनेगा वो बायां होगा। तो आप अगर शीशे के आगे खड़े होंगे तो आप अपना दायां हाथ उठाएंगे ना, तो जो प्रतिबिंब बनेगा आपको तो लग रहा होगा कि वो दायां हाथ है, लेकिन आप शीशे की ओर देख रहे हैं। पर अगर आप शीशे पर जो प्रतिबिंब बन रहा है उस तरफ से देखेंगे तो जो आपका दायां हाथ होगा ना, वो प्रतिबिंब का बायां हाथ होगा। तो ये इसका गुण है कि समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उस पर वस्तु का दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। तो ये तो समतल दर्पण के गुणधर्म हो गए। अब आगे हम इसके उपयोग देख लेते हैं। तो पहला उपयोग क्या है कि सामान्यतः इसका प्रयोग दैनिक जीवन में दर्पण के रूप में किया जाता है। तो ये तो सबको पता ही है कि इसका प्रयोग हम रोज अपने दैनिक जीवन में करते हैं। उसके बाद क्या है कि समतल दर्पण का उपयोग बहुदर्शी और परिदर्शी में किया जाता है। तो बहुदर्शी और परिदर्शी क्या है, तो पहले देखते हैं बहुदर्शी यानी कि कैलिडोस्कोप। तो बहुदर्शी में दो अथवा दो से अधिक समतल दर्पण एक दूसरे से एक निश्चित कोण पर झुके हुए लगे होते हैं ताकि वे एक साथ एक से अधिक वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखा सकें। तो आप जब नाई की दुकान पर जाते हैं बाल कटवाने के लिए तो आप देखते हैं ना कि एक शीशा आपके सामने होता है और एक शीशा कुछ एंगल झुका हुआ पीछे की ओर होता है। तो जिससे क्या होता है कि आप सामने वाले शीशे पर आपके जो सिर का पिछला हिस्सा है, जो पीछे वाले बाल हैं, उसका प्रतिबिंब आप सामने वाले शीशे पर देख सकते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? बहुदर्शी का उदाहरण है, जिसमें दो अथवा दो से अधिक समतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये बहुदर्शी का एग्जाम्पल हो गया। तो वो कौन सा दर्पण होता है? वो समतल दर्पण ही होता है। दूसरा है परिदर्शी। परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप का उपयोग दृष्टि रेखा से भिन्न स्तर अथवा दिशा में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो पेरिस्कोप का उपयोग कहाँ पर होता है? ये एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो पनडुब्बियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो पनडुब्बियाँ होती हैं, सबमरीन होती हैं, ये समुंदर में अंदर की ओर चलती हैं। तो जब भी पनडुब्बियों को बाहर की ओर देखना होता है ना, तो पनडुब्बियाँ साइलेंट किलर होती हैं, समुद्र के अंदर ही चलती हैं, तो वो बाहर नहीं निकलती। लेकिन अगर बाहर की ओर देखना होता है तो पेरिस्कोप की सहायता से देखा जाता है। तो पेरिस्कोप कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ से नीचे से देखा जाएगा और जो इसका ऊपर वाला सिरा होता है ये समुद्र के बाहर होता है। तो नीचे से ऊपर कैसे दिखाई देगा? तो यहीं पर तो खेल है। तो यहाँ पर समतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ऊपर क्या होता है कि 45 डिग्री के एंगल पर समतल दर्पण लगाया जाता है और नीचे की ओर भी यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पर समतल दर्पण लगाया जाता है। तो क्या होता है कि जो वस्तु होती है ना, उसका प्रतिबिंब पहले ऊपर वाले दर्पण पर पड़ेगा और ऊपर वाले दर्पण पर जो प्रतिबिंब होगा वो नीचे वाले दर्पण पर दिखाई देगा और नीचे वाले दर्पण से हम उस प्रतिबिंब को देख पाएंगे। तो इस प्रकार पनडुब्बियों में समतल दर्पण का उपयोग करके बाहर की ओर देखा जाता है और इसी को पेरिस्कोप कहते हैं। तो समतल दर्पण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम इसके दूसरे प्रकार गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो अथवा गोलाकार सतह से निर्मित किया गया हो, उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो जो समतल दर्पण होता है वो प्लेन होता है और जो गोलीय दर्पण होता है ये गोलाकार सतह से निर्मित किया गया होता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। तो ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है? तो जो गोलीय दर्पण है ना, अगर इसको हम बीच से काट दें तो दो दर्पण हो जाएंगे। तो जो इसका उठा हुआ भाग है ना, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड, इसे उत्तल दर्पण कहा जाएगा। तो इसे याद रखना भी आसान है क्योंकि इसके लेफ्ट साइड जहाँ पर वस्तु रखी जाएगी, जहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, वो उभरा हुआ है, उसे उत्तल, उसे उभरा। तो उभरा हुआ है तो उसे उत्तल दर्पण कहा जाएगा। और अवतल दर्पण में ये वाला भाग उभरा हुआ नहीं है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो उभरा हुआ भाग
उत्तल दर्पण होता है और जो भाग उभरा नहीं है वो अवतल दर्पण होता है। और इसकी जो राइट साइड है वो हमेशा पॉलिश की गई होती है। याद रखेगा, दर्पण की जो राइट साइड होगी ना वो हमेशा पॉलिश की गई होगी और जो वस्तु होती है उसको दर्पण के हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। तो ये उत्तल दर्पण हो गया और ये अवतल दर्पण हो गया। और इन्हें गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गोलाकार सतह से निर्मित होते हैं। गोलाकार दर्पण का ही भाग है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण क्या है? तो वह गोलीय दर्पण जिसकी जो बाहरी सतह उभरी हुई होती है ना वो उत्तल कहलाती है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो बाहरी सतह है वो अगर उभरी हुई है तो उसी को उत्तल दर्पण कहा जाएगा। और जो इसकी आंतरिक सतह होती है ना उसे पॉलिश किया जाता है और यह दर्पण अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। तो इस पर इसकी आप बनावट देखिए, उभरी हुई है। तो आप विजुअलाइज कीजिए, तो इस पर जो किरणें पड़ेंगी ना उन्हें वो एक जगह फोकस नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो ये सिरा है ये उभरा हुआ है। तो इस पर जो किरणें पड़ेंगी उनको ये क्या करेगा? बिखेर देगा। इसीलिए से अपसारी दर्पण यानी कि डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो किरणें होती हैं उन्हें बिखेर देता है, उन्हें फैला देता है, यानी कि बिखेर देता है। तो जो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आप इसको रटते हैं। तो इसको आपको रटना नहीं है, इसको आपको समझना है। इसकी कोई ट्रिक भी आपको याद नहीं करनी, बस आपको समझना है। आप समझ जाएंगे ना तो कोई भी उदाहरण हो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। बस उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है इसकी दो क्वालिटी पर निर्भर करता है। कौन कौन सी क्वालिटी है? तो पहला है लाइट बिहेवियर। तो लाइट बिहेवियर क्या है कि ये प्रकाश को बिखेरता है। तो जब भी कोई उदाहरण हो जहाँ पर प्रकाश बिखर रहा हो, जैसे जो स्ट्रीट लाइट होती है वो क्या करती है? प्रकाश को बिखेरती है ना। और जो टॉर्च लाइट है वो प्रकाश को बिखेरती नहीं है, प्रकाश को एक जगह फोकस करती है। तो इसमें उत्तल दर्पण का उदाहरण कौन सा होगा? स्ट्रीट लाइट, क्योंकि वो प्रकाश को बिखेर रही है। तो इसका लाइट बिहेवियर क्या है कि प्रकाश को बिखेरती है। और आप अगर आंखें बंद करके विजुलाइज करेंगे तो उत्तल दर्पण का जो हिस्सा उभरा हुआ है इस पर अगर हम किरणें डालेंगे, प्रकाश डालेंगे तो ये बिखेरेगा ना, क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसी है, इसका बिहेवियर ही ऐसा है। तो लाइट बिहेवियर क्या है? ये प्रकाश को बिखेरेगा। और दूसरा है इमेज बिहेवियर। तो ये इमेज को क्या करेगा? तो ये इमेज को बड़े से छोटा करेगा। याद रखेगा, जो उत्तल दर्पण होगा ये इमेज को, बड़ी इमेज को छोटा कर देगा। और लाइट बिहेवियर क्या है कि प्रकाश को बिखेर देगा। तो इसके दो उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला उदाहरण है कि स्कूटर, मोटर कार और बस आदि में जो पीछे के वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर होता है अथवा रियर व्यू मिरर होता है, उसके रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो आप देखते हैं कि कार के बगल में या आपकी जो मोटरसाइकिल होती है उसके बगल में जो साइड मिरर होता है वो कौन सा होता है? तो वो उत्तल दर्पण होता है। हमने पढ़ा कि उत्तल दर्पण का इमेज बिहेवियर क्या है कि बड़ी इमेज को छोटा कर देता है। तो साइड मिरर में भी आप देखते हैं कि जो पीछे की बड़ी इमेज होती है उसे छोटा करके दिखाता है। पीछे आप देखेंगे कि कितनी सारी गाड़ियाँ होंगी, बिल्डिंगें होंगी, वो आपको छोटे से मिरर में दिख जाएंगी। पीछे का बड़ा सारा एरिया आपको छोटे से मिरर में दिख जाएगा, क्योंकि इस मिरर की क्वालिटी क्या है कि ये बड़ी इमेज को छोटा कर देती है। और यही उदाहरण बहुत बार रिपीट हुआ है कि कार के साइड मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण। तो आपको समझ आ गया ना, इसको आपको रटना नहीं है। और दूसरा इसका बिहेवियर क्या है कि प्रकाश को बिखेरता है। तो जो स्ट्रीट लैंप्स होती हैं इसमें भी इसी का प्रयोग होता है। किसका? उत्तल दर्पण का। इनके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। पहले हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण इनका उपयोग क्या है वो समझ रहे हैं। इसके बाद है अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर झुकी हुई हो। तो आ से अवतल, आ से अंदर, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा। तो जो इसकी बाहरी सतह उभरी हुई हो वो उत्तल दर्पण, और जिसकी बाहरी सतह अंदर की ओर झुकी हुई हो वो अवतल दर्पण होगा। तो इसका बाहरी भाग लेपित होता है और ये प्रकाश को सिकोड़ता है। तो बाहरी भाग का मतलब क्या हो गया कि जो बाहर की ओर जा रहा है ना, जो उभरा हुआ है वो लेपित होता है,
वो पॉलिश होता है। तो ये क्या करता है, ये प्रकाश को सिकोड़ता है। आप इसकी बनावट देखिएगा ना, तो एक आर्क है। तो यहाँ पर जब प्रकाश पड़ेगा ना किसी भी एंगल से, तो वो क्या करेगा, एक जगह उसे फोकस करेगा, सिकोड़ेगा। इसीलिए से अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, लाइट बिहेवियर क्या है, तो ये प्रकाश को सिकोड़ेगा। तो जब भी कोई ऐसा उदाहरण हो जहाँ पर जो लाइट हो या प्रकाश हो उसका एक जगह फोकस हो रहा हो, तो वो कौन सा उदाहरण होगा, अवतल दर्पण का उदाहरण होगा। और इमेज बिहेवियर में देखा जाए तो ये छोटी इमेज को बड़ा करता है। उत्तल दर्पण का बिल्कुल विपरीत। उत्तल दर्पण में क्या था, लाइट बिहेवियर क्या था, वो प्रकाश को बिखेर रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रकाश को सिकोड़ रहा है। वहाँ पर क्या था कि वो इमेज को बड़े से छोटा करता है, और इसमें क्या है कि इमेज को छोटे से बड़ा करता है। तो क्या क्या उदाहरण इसके पूछे जाते हैं, तो पहला उदाहरण है कि डॉक्टर आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने हेतु अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो इमेज होती है वो छोटे से बड़ी दिखाई देती है। उसके बाद दंत विशेषज्ञ यानी कि जो डेंटिस्ट होते हैं ना, वो भी दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसी का उपयोग करते हैं। किसका, अवतल दर्पण का। और टॉर्च, कारों तथा स्कूटर के जो हेडलाइट होते हैं ना, उनमें भी इसका उपयोग होता है। तो मैंने आपको बताया जहाँ पर जो किरणें होंगी फोकस होंगी, यानी कि ये किरणों को सिकोड़ता है, एक जगह पर फोकस करता है। तो जैसे टॉर्च होती है, टॉर्च की जो रोशनी होती है वो एक जगह पर फोकस होती है ना, तो उसी प्रकार टॉर्च, कारों तथा स्कूटर की जो हेडलाइट होती है ना, उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और उसके अलावा सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर ये किरणों को एक जगह फोकस कर रहा है, जिससे क्या होगा, हीट पैदा होगी। तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और शेविंग दर्पणों में भी, जो शेविंग मिरर होते हैं, हम तो अपने घरों में जो मिरर का उपयोग करते हैं वो तो प्लेन मिरर होता है, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है ये महंगा होता है। तो इसीलिए जो आम घरों में शेविंग के लिए मिरर का उपयोग होता है वो तो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है। लेकिन जो शेविंग मिरर होता है यानी कि अवतल दर्पण होता है, उसमें क्या होता है कि चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं। तो जो अवतल दर्पण होता है उसमें चेहरे पर जो छोटे बाल हैं वो भी बड़े दिखाई देंगे। तो शेविंग दर्पणों में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग देख लिए। अब इसके बाद हम आगे इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे और इसके प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे, जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति से पहले हमें जो गोलीय दर्पण है ना, इससे संबंधित कुछ शब्दावली हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो उदाहरण के लिए हम कॉनकेव मिरर ले रहे हैं। कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों गोलीय दर्पण के ही उदाहरण हैं। तो पहले है वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, इसे सी से दर्शाते हैं, सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे ये अवतल दर्पण है, लेकिन अगर इसे हम पूरा दर्पण बनाएं, क्योंकि हमने पीछे देखा कि ये जो दर्पण है ये गोलीय दर्पण का एक भाग है। अगर हम इसे पूरा दर्पण ड्रॉ करेंगे ना, तो जो सी है इसके सेंटर में होगा। तो इसीलिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद है ध्रुव यानी कि पोल। तो दर्पण के परावर्तक सतह पर स्थित केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो एक तो हो गया गोलीय दर्पण का केंद्र, और उसके बाद जो हमारे पास अब ये अवतल दर्पण है इसका जो केंद्र है, जैसे आप देख रहे हैं इसे P से दर्शाते हैं, इसका जो केंद्र है उसे पोल यानी कि ध्रुव कहेंगे। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है उसे इसका रेडियस कहा जाएगा, यानी कि C से लेके P तक जो इसकी दूरी है इसे क्या कहा जाएगा, इसे इसका रेडियस, जिसे हिंदी में कहते हैं इसकी त्रिज्या कहा जाएगी। और एक बात याद रखिएगा कि बीच में आप देख रहे हैं F का मतलब है
फोकस दूरी, तो जो फोकस दूरी होती है ना, ये हमेशा त्रिज्या के आधी होती है। जैसे आप यहीं पर देखिए कि सी से लेकर पी तक अगर पूरी दूरी हो तो इसकी आधी दूरी एफ तक आएगी। तो जो फोकस दूरी होती है ना, ये हमेशा त्रिज्या के आधी होती है। यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, तो 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी होगी, इसकी आधी 20 सेंटीमीटर होगी। तो इसके बाद है फोकस दूरी, तो मैंने आपको बता ही दिया कि त्रिज्या के आधे को फोकस कहते हैं। इसके बाद है बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट। तो एक होता है बिंब और एक होता है प्रतिबिंब। तो बिंब क्या है, वो वस्तु जिसे दर्पण के आगे रखा जाएगा उसे बिंब कहेंगे, और उसी बिंब का दर्पण पर जो इमेज बनेगी उसे प्रतिबिंब कहेंगे। तो बिंब यानी कि वस्तु, तो वस्तु को ही बिंब कहा जाता है, और यह हमेशा बाईं ओर होती है और इसे यू द्वारा दर्शाया जाता है। तो हमेशा जो वस्तु होगी ना, याद रखेगा, इसे दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा, क्योंकि जो दर्पण की राइट साइड होती है इसे तो हम पॉलिश कर देते हैं। ये नियम है, याद रखेगा, क्योंकि जो दर्पण की राइट साइड होती है इसे तो पॉलिश किया गया होता है, तो वहाँ पर तो वस्तु रखेंगे नहीं, तो हमेशा इसके लेफ्ट साइड पर वस्तु को रखेंगे और इसे यू द्वारा दर्शाया जाता है, और यह हमेशा नेगेटिव होगा, यानी यू का मान हमेशा नेगेटिव होगा। तो जो भी चीज़ दर्पण के लेफ्ट साइड रखी जाएगी ना, उसका मान हमेशा नेगेटिव होगा, और दर्पण के राइट साइड पर जो भी वस्तु होगी उसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा। इसके बाद है प्रतिबिंब यानी कि इमेज। तो दर्पण के अंदर जहाँ पर किरणें मिलती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं, और इसे वी द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे जो वस्तु होती है उसे यू द्वारा दर्शाया जाता है, और उसका जो प्रतिबिंब बनता है उसे वी द्वारा दर्शाया जाता है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि जो प्रतिबिंब होता है ये दर्पण के पीछे भी बन सकता है और दर्पण के आगे भी बन सकता है। तो अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा यानी कि राइट साइड बनेगा तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर प्रतिबिंब दर्पण के लेफ्ट साइड पर बनेगा तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। मैंने आपको बताया ना कि कोई भी चीज़ अगर दर्पण के लेफ्ट साइड होगी तो वो नेगेटिव होगी और राइट साइड होगी तो पॉजिटिव होगी। तो दर्पण के दाहिने राइट साइड पर पेंट किया जाता है और प्रकाश सदैव लेफ्ट साइड से ही आती है। ये नियम है जो बदलेंगे नहीं, और वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड पर ही रखा जाएगा, और लेफ्ट साइड का सभी मान नेगेटिव ही होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये अवतल दर्पण है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या क्या है, सी एफ। यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है, जैसे सी वक्रता केंद्र है, एफ फोकस दूरी है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी ये नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये दर्पण के लेफ्ट साइड पर है, तो लेफ्ट साइड का सभी मान नेगेटिव होता है और राइट साइड का सभी मान पॉजिटिव होता है। तो आगे हम अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी जो स्थिति होती है वो देख लेते हैं। तो इस डायग्राम से मैं आपको जो अवतल दर्पण की सारी स्थितियां हैं वो एक बार में ही विजुलाइज करा दूंगा। वैसे अगर आप किताबों में देखेंगे तो पूरा लिखा होता है कि वस्तु अगर अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, और आप उसको रटते हैं। इसको रटना नहीं है, बहुत ही आसान है, आप इसे विजुलाइज कीजिए। यहाँ पर देखिए, जैसे ये डायग्राम है, ये अवतल दर्पण का डायग्राम है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सेंटर में क्या होता है, अवतल दर्पण के पी यानी ध्रुव होता है। ध्रुव के आगे फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी के आगे इसका पूरे दर्पण का सेंटर होता है, वक्रता केंद्र होता है, और वक्रता केंद्र के आगे कहीं पर भी यानी कि आगे जितना मर्जी ले जाओ उसे हम अनंत कहेंगे, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितना आगे, तो यहाँ पर इसका मान अनंत मानेंगे। तो इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि वस्तु अगर कहाँ पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर। तो ऐसी अवतल दर्पण के केस में 6 स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर वस्तु को रखा जाता है। पहला तो अनंत पर रखा जाएगा, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है कितनी दूरी पर। दूसरा केस है कि अनंत और वक्रता केंद्र के
बीच में वस्तु को रखा जाए। तीसरा केस है कि अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए। चौथा केस है कि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखा जाए। पांचवा केस है कि वस्तु को फोकस दूरी पर रखा जाए। और छठा केस है कि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए। तो ये 6 केस हैं जहाँ पर वस्तु को हम रख सकते हैं, क्योंकि अगर वस्तु को रखना है तो दर्पण के लेफ्ट साइड पर रखना होगा, दर्पण के सामने रखना होगा। तो ये 6 केस आते हैं जहाँ पर हम वस्तु को रख सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि बताइए, अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो बहुत ही आसान है। तो जैसे मान लीजिए यह है वस्तु और यह है इसका प्रतिबिंब। तो पहले हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे। तो अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो जो उसकी इमेज बनेगी ना, प्रतिबिंब बनेगा ना, वो फोकस पर बनेगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद जो भी आगे है बहुत ही आसान है। बस इतना आप याद रखिएगा कि जब भी वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो जो उसकी इमेज है वो फोकस पर बनेगी। अब जैसे जैसे जो वस्तु है वो प्रतिबिंब की ओर बढ़ेगी तो जो उसका इमेज है वो वस्तु की ओर बढ़ेगा। कैसे? ऐसे समझिए, पहले तो हमने वस्तु को अनंत पर रखा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना। अब उसके बाद क्या होगा कि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र इनके बीच में अगर हम रखें तो अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो फोकस दूरी से थोड़ा आगे बढ़ा दो तो अब इसका प्रतिबिंब फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी, यानी कि दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब भी एक स्टेप आगे बढ़ेगा, तो ये भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो याद रखेगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाएगा, तो उसकी जो इमेज बनेगी ना वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। अब इसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ेगी वस्तु, यानी कि वस्तु को वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखा जाएगा तो उसकी इमेज भी एक स्टेप आगे बढ़ेगी। वस्तु राइट साइड की ओर बढ़ रही है, उसका जो प्रतिबिंब है वो लेफ्ट साइड की ओर बढ़ रहा है। तो अब वस्तु का जो नेक्स्ट स्टेप है वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में इसे रखा गया है। तो आप खुद ही बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। कितना आसान है ना। अब इसके बाद वस्तु एक स्टेप और आगे बढ़ती है। अब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा। तो अब बताइए, फोकस पर जब वस्तु को रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा। उसके बाद क्या होगा कि अब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा जाएगा। तो अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए तो जो इसका प्रतिबिंब है एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। लेकिन अनंत के बाद आगे तो कोई स्टेप है ही नहीं, लेकिन क्या होगा, प्रतिबिंब तो बनेगा ना। तो इस केस में जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, जब सारे स्टेप खत्म हो जाएं तो जो इसका प्रतिबिंब है वो पीछे, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा। तो याद रखेगा, जब भी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तो जो इसका प्रतिबिंब है ना वो इसके दर्पण के पीछे बनेगा। तो कितना आसान है और इसी को आप रटते हैं। लेकिन अगर आप डायग्राम बना लें तो कितना आसान है। एक बार रिवाइज कीजिए कि सबसे पहले वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। उसके बाद वस्तु को एक स्टेप आगे खिसकाओ, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। उसके बाद एक स्टेप वस्तु आगे बढ़ेगी, वक्रता केंद्र पर आएगी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। इसके बाद एक स्टेप और आगे वस्तु को फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाएगा तो जो प्रतिबिंब है ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। एक स्टेप और आगे चलो, वस्तु को फोकस पर रखो तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ो कि वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखो तो इस केस में जो इसका प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा। तो वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति ये दोनों तो हमने देख ली। अब तीसरी और चौथी चीज़ है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो आकार और प्रकृति ये भी बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? तो जो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब होगा ना,
ये ज़्यादातर वास्तविक और उल्टा होता है। तो 5 केस में ये वास्तविक और उल्टा होगा, लेकिन एक केस है जिसमें ये सीधा और आभासी होगा। और वो कौन सा केस है? जब वो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा ना, तो वो हमेशा सीधा और आभासी बनेगा। और बाकी के 5 केस में इसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति भी देख ली आपने। अब प्रतिबिंब का आकार देख लेते हैं। तो प्रतिबिंब का आकार भी आसान है। कैसे आसान है? तो पहले जो वस्तु है वो अनंत पर होगी। अनंत यानी कि बहुत दूर। तो जो उसका इमेज है, उसका प्रतिबिंब है, वो भी बहुत ही छोटा यानी कि बिंदु के आकार का बनेगा। उसके बाद जैसे जैसे जो वस्तु है वो दर्पण के नज़दीक आएगी तो उसका जो इमेज है वो बढ़ता जाएगा। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो जो उसका प्रतिबिंब होगा पहले बिंदु आकार का था, अब उसे थोड़ा बड़ा यानी कि उसका आकार छोटा होगा। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? छोटा यानी कि कितना छोटा? तो जो वस्तु है ना, वस्तु का आकार है उसे छोटा होगा। उसके बाद जो वस्तु है उसे वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर जो प्रतिबिंब है वो भी वक्रता केंद्र पर बनता है। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो सेम आकार का होता है, यानी जो वस्तु का साइज होगा उसकी इमेज का साइज भी सेम होगा। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब भी सेम आकार का होगा। इसके बाद वस्तु को जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो जो प्रतिबिंब का आकार होगा अब यहाँ से आकार बढ़ता जाएगा, तो विवर्धित यानी कि बड़ा। और जब प्रतिबिंब को फोकस पर रखेंगे तो इसका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसे अत्यधिक विवर्धित कहते हैं, यानी कि बहुत बड़ा। उसके बाद जो छठा केस है कि जब वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखेंगे तो यहाँ पर तो जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ पर भी जो प्रतिबिंब का आकार होगा ना वो बड़ा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, बड़ा होगा। बहुत बड़ा कब होगा? जब फोकस पर रखा जाएगा तब प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होगा। लेकिन जब दर्पण के पीछे बनेगा तब बहुत बड़ा नहीं होगा, पर बड़ा जरूर होगा। और इस वाले केस में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आभासी होगी। और जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी और सीधा होगा। बाकी के 5 केसों में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ये हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और उसकी प्रकृति आसानी से याद हो गई। आपको किताब में यही वाला टेबल मिलता है और इसी को आप रटते हैं। लेकिन अगर आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से याद करेंगे तो कितना आसान है। तो अब अवतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। तो उत्तल दर्पण का ये डायग्राम है। तो बीच में ध्रुव होगा और लेफ्ट साइड अनंत होगा और इसके राइट साइड पर फोकस और वक्रता केंद्र होगा। तो ये याद रखेगा कि जो उत्तल दर्पण है ना, इसकी जो फोकस दूरी है वो इसके राइट साइड पर है। हमने अवतल दर्पण में देखा था कि उसका वक्रता केंद्र और उसकी फोकस दूरी दोनों लेफ्ट साइड पर थी। पर इसके केस में, उत्तल दर्पण के केस में, जो फोकस दूरी है और इसका जो वक्रता केंद्र है ये दोनों राइट साइड पर है। और उत्तल दर्पण में 2 ही स्थितियां होती हैं वस्तु की। जैसे हमने अवतल दर्पण में देखा कि 6 केस थे, पर उत्तल दर्पण में केवल 2 ही केस हैं। पहला केस है कि वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा ना, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा ये दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा। याद रखेगा, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा। और अगर कोई भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है तो वो कैसा होगा? तो वो आभासी होगा। जैसे हमने अवतल दर्पण के केस में देखा था कि जो उसका छठा वाला केस था उसमें जो प्रतिबिंब था वो दर्पण के पीछे बन रहा था ना, तो वहाँ पर क्या था? आभासी और सीधा होगा। तो जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने तो हमेशा ही काल्पनिक होगा, वर्चुअल होगा, जिसे हम आभासी कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब वस्तु को अनंत पर रखा गया तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा। और दूसरा केस कौन सा होगा कि जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा, क्योंकि वस्तु को हमेशा दर्पण के लेफ्ट साइड पर ही रखा जाता है, राइट साइड पर रखा जा ही नहीं सकता।
तो यहाँ पर दो ही केस ही बन रहे हैं, एक तो अनंत और दूसरा ध्रुव और अनंत के बीच में। तो अगर वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में रखा जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब होगा ना, वो फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, यानी कि P और F के बीच में बनेगा। और ये प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे ही बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब भी आभासी और सीधा होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बन रहा है ये आभासी और सीधा होता है। तो ये आसान है। यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बताइए वास्तविक और उल्टा होता है? तो नहीं, अवतल दर्पण के केस में जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा भी हो सकता है और वास्तविक और उल्टा भी हो सकता है। लेकिन उत्तल दर्पण के केस में जो प्रतिबिंब है ये हमेशा आभासी और सीधा होगा, कभी भी इसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा नहीं होगा। तो वस्तु की स्थिति क्या है कि पहले प्रतिबिंब को अनंत पर रखा गया तो इसकी जो इमेज है वो दर्पण के पीछे फोकस पर बनी, और इमेज की जो प्रकृति है वो आभासी और सीधा होगी। तो इसमें इमेज का आकार क्या होगा? तो इसमें इमेज का आकार उत्तल दर्पण क्या करता है, बड़े इमेज को छोटा दिखाता है ना। तो पहले केस में अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो जो इमेज होगी वो बहुत ही छोटी होगी, बहुत कम हो गया इमेज का आकार, यानी कि बहुत छोटा होगा। और जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तो उसका आकार पहले से तो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन होगा तो छोटा ही, क्योंकि ये बड़े आकार को छोटा करके दिखाता है। तो पहले केस में वस्तु का आकार बहुत ही छोटा हो जाएगा और दूसरे केस में वस्तु का आकार छोटा होगा। तो ये तो हो गया उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। तो आगे अब हम कुछ इसके जो न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रश्न देखने से पहले आप ये समझ लीजिए, हालांकि मैंने आपको बता दिया कि जो उत्तल दर्पण होता है और अवतल दर्पण होता है इसमें माइनस और प्लस देखना पड़ता है ना, कि माइनस में कौन सी वैल्यू लेनी है और प्लस में कौन सी वैल्यू लेनी है। जैसे ये कॉनकेव मिरर है यानी कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में जो उसका वक्रता केंद्र होता है, फोकस दूरी होती है, ये लेफ्ट साइड पर होती है। तो ये नेगेटिव होगी, क्योंकि दर्पण के जो भी लेफ्ट साइड में होगी वो चीज़ नेगेटिव होगी और जो चीज़ राइट साइड में होगी वो पॉजिटिव होगी। और उत्तल दर्पण के केस में जो फोकस दूरी है वो राइट साइड पर होती है और इसका वक्रता केंद्र भी राइट साइड पर होता है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी हैं। पहले तो कि जो वस्तु होती है उसे हमेशा ही दर्पण के लेफ्ट साइड पर रखा जाएगा, तो दोनों ही दर्पण में जो वस्तु होगी वो हमेशा नेगेटिव में होगी, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, क्योंकि वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड पर रखा जाएगा तो वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होगी। लेकिन फोकस दूरी दोनों में अलग है। अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी है वो लेफ्ट साइड है, तो अवतल दर्पण के केस में फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होगी, लेकिन उत्तल दर्पण के केस में फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस दूरी है वो राइट में है। और जो वस्तु होती है ना, ये जो मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर जो भी चीज़ होगी वो पॉजिटिव होती है और इसके नीचे जो भी चीज़ होती है वो नेगेटिव होती है। यानी जो इसकी इमेज बनेगी अगर नीचे की ओर बन रही है तो वो नेगेटिव है और अगर ऊपर की ओर बन रही है तो पॉजिटिव होती है। तो दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? मिरर और लेंस का फॉर्मूला तो सेम होता है, बस प्लस माइनस का फ़र्क होता है। अगली वीडियो में हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, पहले हम दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो f का मतलब क्या है? फोकस दूरी। v का मतलब क्या है? जो उसका प्रतिबिंब बनेगा उसे v कहते हैं। u का मतलब क्या है? वस्तु जो दर्पण के आगे रखी जाएगी उस वस्तु की दूरी को u कहा जाता है। तो सभी परिस्थितियों में जो u होगा वो नेगेटिव ही रहेगा। मैंने आपको बताया वस्तु को हमेशा चाहे जो भी दर्पण हो लेफ्ट साइड पर रखा जाएगा, तो इसीलिए जो u की वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। दूसरा केस है कि उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी है वो धनात्मक यानी पॉजिटिव है और अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव ऋणात्मक है। क्यों है ये भी मैंने आपको समझा दिया। और तीसरी चीज़ है कि प्रतिबिंब बनने के बाद v का मान पता चलेगा, क्योंकि जो v है वो प्रतिबिंब की दूरी है। तो जैसे ये प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण से
10 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है और यदि इस दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 20 मीटर हो तो प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। तो जो U होगा, U तो चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों केस में नेगेटिव ही होगा। तो U की वैल्यू होगी -10 सेंटीमीटर। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ऊपर मीटर दिया हुआ है और ये सेंटीमीटर हो गया, पर आप इसे मीटर मान के चलिए। तो U की वैल्यू होगी -10 मीटर। और F की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पर आपको प्लस में लेना है या माइनस में लेना है? तो यहाँ पर रोल आएगा दर्पण का। तो कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो लेफ्ट साइड होती है। और मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ अगर दर्पण के लेफ्ट साइड है तो वो नेगेटिव होगी। अगर यहाँ पर उत्तल दर्पण होता ना तो फोकस दूरी पॉजिटिव में लेते। ये अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी को भी नेगेटिव में, तो -20 मीटर हो गया। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी कि इसके इमेज की दूरी ज्ञात करें। तो हमें U दिया हुआ है, F दिया हुआ है, हमें V ज्ञात करना है। तो दर्पण का फॉर्मूला क्या है? 1/F = 1/V + 1/U। तो 1/F, तो F की वैल्यू क्या है? -20। तो 1/20 हो गया, माइनस ऊपर की ओर आ जाता है, आपको पता ही है। उसके बाद = 1/V। V की वैल्यू तो हमें पता करनी है, -1/10। यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस है तो माइनस कैसे आ गया? क्योंकि 10 के साथ माइनस है ना, जो U की वैल्यू 10 है वो माइनस है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब आप इसे सोल्व कीजिए। तो 1/V को ऐसे ही रहने दो। इसके इक्वल टू क्या है? -1/10। और जो -1/20 था उसे लेफ्ट साइड से राइट साइड ले आओ, तो +1/20 हो गया। तो इसे हम सोल्व करेंगे ना, तो 1/V की वैल्यू -1/20 आ जाएगी। तो ये तो 1/V की वैल्यू है और हमें V की वैल्यू चाहिए, तो इसे उल्ट दो, यानी कि -1/20 को उल्टा कर देंगे तो 20/1 आ जाएगा। तो -20/1 आ जाएगा। तो V की वैल्यू क्या होगी? -20। तो इसका जवाब क्या होगा कि जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो कितनी होगी? -20 मीटर होगी। अगर अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी 10 मीटर होगी तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण से -20 मीटर दूरी पर बनेगा। तो ये इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये NCERT में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों दे रखी हैं और हमें फोकस दूरी पता करना है। तो वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव में होगी, तो -10 सेंटीमीटर, और जो प्रतिबिंब की दूरी है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो दूर बनेगा तो लेफ्ट साइड ही बनेगा, अगर अंदर बनता तो राइट साइड बनता। अगर यहाँ पर लिखा होता कि वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर अंदर बन रहा है तो अंदर बनेगा तो वो दर्पण के पीछे होगा, पर यहाँ पर क्या बताया गया है कि दर्पण से दूर बन रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड बन रहा है। तो लेफ्ट साइड कोई भी चीज़ होगी तो वो नेगेटिव होगी। यहीं पर खेल हो जाता है। अगर आप इसे समझ नहीं पाते तो इसे आप पॉजिटिव में ले लेते और आपका आंसर नहीं आता। तो हमें फोकस दूरी पता करनी है, फॉर्मूला हमें पता ही है, तो F की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो दो चीज़ की वैल्यू हमें दी हुई है तो तीसरी चीज़ तो आसानी से निकल आती है। हमें V की वैल्यू भी दी हुई है और U की वैल्यू भी दी हुई है, तो फोकस दूरी आसानी से निकल आएगी। तो फोकस दूरी कितनी आएगी? तो -20/3 आएगी। और अगर इसे हम पॉइंट में लिखें तो 6.33 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी और ये नेगेटिव में होगी। अगर आपका जवाब पॉजिटिव में आ रहा होगा तो वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है किस साइड होती है? लेफ्ट साइड होती है ना, और लेफ्ट साइड कोई भी वैल्यू हो तो नेगेटिव में होगी। तो अगर आपका जवाब प्लस में आ रहा होगा ना तो वो गलत होगा। अवतल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी माइनस में ही होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा अगर इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो? तो हमेशा आपको दो चीज़ें दी होंगी, तीसरी चीज़ पूछी जाएगी। बस खेल होगा प्लस माइनस का। आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अवतल दर्पण में ज़्यादातर सारी चीज़ें जो भी है माइनस में है, लेकिन उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी तो माइनस रहती है,
लेकिन फोकस दूरी पॉजिटिव में होती है। जैसे ये उत्तल दर्पण का प्रश्न है, तो वस्तु की दूरी तो माइनस में होगी, -10 सेंटीमीटर, लेकिन जो फोकस दूरी होगी वो प्लस में होगी, +20 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की दूरी हमें पता करनी है, तो इसका फॉर्मूला लगाओ 1/f = 1/v + 1/u और इसे सोल्व कर दो। तो सोल्व करेंगे तो v की वैल्यू हमें 20/3 आएगी और ये पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ पर भी आप समझ लीजिए, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे यानी कि राइट साइड। तो ये जो आंसर होगा ये हमेशा प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आ सकता। तो इसका जो आंसर होगा यानी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों होगी? क्योंकि वो दर्पण के पीछे बनेगी, और दर्पण के पीछे यानी कि राइट साइड। तो दर्पण के राइट साइड कोई भी चीज़ हो तो वो पॉजिटिव में होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति ज्ञात करो। तो यहाँ पर वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस में होगी, और प्रतिबिंब क्या है 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, तो ये भी नेगेटिव होगा। और हमें u की वैल्यू पता करनी है, तो फॉर्मूला पुट कर दो और इसे सोल्व कर लो, आसान है। और आप बताइए u की वैल्यू माइनस में होगी या प्लस में होगी? तो u की वैल्यू हमेशा ही माइनस में होगी। जो 4 ऑप्शन होंगे ना, उसमें अगर कोई पॉजिटिव वाला ऑप्शन होगा तो सीधा आप उसे इग्नोर कर दें, क्योंकि u की वैल्यू हमेशा ही, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, u की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है। तो इसे जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? -15। मेरा काम आपको समझाना है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद इसका अगला कंसेप्ट है आवर्धन, जिसे हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? यानी किसी चीज़ को जूम करना, बड़ा करना। तो कोई दर्पण या लेंस किसी वस्तु को कितना बड़ा या छोटा बना सकता है, इसी क्षमता को उसकी आवर्धन क्षमता कहा जाता है। तो चाहे दर्पण हो या लेंस हो, वो किसी भी वस्तु को कितना बड़ा या छोटा कर सकता है, उसी क्षमता को आवर्धन क्षमता कहा जाता है, मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। तो m का फॉर्मूला क्या होता है? m यानी कि मैग्नीफिकेशन। तो इसका फॉर्मूला लेंस के केस में देखा जाए, अगली वीडियो में भी आपको मैं बताऊंगा, तो v/u होता है। और हम दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दर्पण में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। v क्या है? प्रतिबिंब है। u क्या है? उसका बिंब यानी वस्तु है। तो -v/u। इसका एक और फॉर्मूला होता है I/o। I यानी कि इमेज, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, O यानी कि ऑब्जेक्ट, वस्तु। तो इसका फॉर्मूला है -v/u या I/o। जो भी चीज़ आपको क्वेश्चन में दी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन फॉर्मूला लगाने के साथ आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैग्नीफिकेशन से क्या होगा? तो मैग्नीफिकेशन से आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि जो प्रतिबिंब बन रहा है इसकी स्थिति क्या होगी, और ये बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। तो आप मैग्नीफिकेशन से ही ये पता लगा सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वस्तु से छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। ये किससे पता चलेगा? तो ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा के ही पता चलेगा। तो देखिए, जब आप m की वैल्यू निकालेंगे तो 2 ही केस होंगे, या तो m की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। 2 ही केस हो सकते हैं ना। जब आप m निकालेंगे, जब आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे यानी कि m = -v/u, तो इसका आंसर या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो अगर m नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव m ये दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा है, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, रियल होता है। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो सीधा प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है, और जो उल्टा प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है। तो m की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा, और m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। तो 2 ही केस हो सकते हैं। तो ये तो हो गया साइन, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव। m की वैल्यू भी होगी, यानी कि जो आंसर होगा वो नंबर में होगा। और 3 प्रकार के नंबर हो सकते हैं। एक तो जो नंबर होगा वो 1 होगा, यानी कि 1 होगा। तो जब भी m = 1 हो तो जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा
वस्तु के बराबर बनेगा। जितना बड़ा वस्तु का आकार है उसके प्रतिबिंब का आकार भी सेम होगा। तो एक तो आ गया कि अगर आंसर 1 है, m की वैल्यू 1 है, तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है। दूसरा केस है कि अगर जो आंसर है वो 1 से छोटा है, यानी कि पॉइंट में है, जैसे 0.75, 0.25, तो 1 से छोटा है ना, तो अगर m की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो जो प्रतिबिंब है वो भी वस्तु से छोटा बनेगा। और तीसरा केस कौन सा बचा कि अगर वैल्यू 1 से बड़ी है, m 1 से बड़ा है, तो जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बनेगा। तो 3 केस हो गए। अगर m 1 है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। अगर m की वैल्यू 1 से कम है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा। और अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा। जैसे ये प्रश्न है कि यदि लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन है वो +2 है तो प्रतिबिंब होगा। यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो +2 है, तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब कैसा होगा। तो पहले तो देखिए साइन कौन सा है, चिन्ह कौन सा है। तो पॉजिटिव का है, प्लस का साइन है। तो मैंने आपको बताया कि अगर प्लस का साइन होगा तो जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा और आभासी बनेगा। तो जो वास्तविक वाले ऑप्शन हैं वो तो ऐसे ही कट हो गए, यानी कि बी ऑप्शन और डी ऑप्शन इन दोनों में वास्तविक है, ये तो ऐसे ही गलत हो गए, क्योंकि जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी बनेगा। और आभासी क्यों बनेगा, मैंने आपको बता ही दिया कि अगर पॉजिटिव का साइन होगा तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। तो एक काम तो हो गया। अब हमें ये देखना है कि जो प्रतिबिंब है वस्तु से छोटा बनेगा या वस्तु से बड़ा बनेगा। तो m की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो मैंने आपको बताया कि अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो जो प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु से बड़ा होगा। और यहाँ पर m की वैल्यू 2 है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी, प्रतिबिंब का आकार जो प्रतिबिंब है वो आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इसी का अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि गोलीय दर्पण से किसी प्रतिबिंब का जो आवर्धन है वो -1.38 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। पहले तो जो साइन है वो माइनस का है। माइनस का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो ऑप्शन में जो आभासी है उसे काट दो, तो ऑप्शन ए और डी कट हो गया। बी और सी में उल्टा और वास्तविक है। अब हमें देखना है कि प्रतिबिंब बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। तो 1 से ऊपर ये वैल्यू है। आपको जब ये देखना है कि m की वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी है, तो उस समय आपको जो ये प्लस माइनस का साइन है ना, इसे इग्नोर करके चलना है। तो यहाँ पर हम वैल्यू देखेंगे 1.38। तो ये 1 से बड़ी है तो जो प्रतिबिंब होगा वो बड़ा बनेगा। तो नेगेटिव मतलब कि वास्तविक और उल्टा, और अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। अब अगला सम देख लेते हैं कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, ये प्रश्न दिया गया है। तो पहले तो हम देखते हैं कि प्रश्न में हमें क्या क्या जानकारी दी गई है। तो पहले ये बताया गया है कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंब है। बिंब यानी वस्तु। तो बिंब की दूरी कितनी है, बिंब मतलब कि वस्तु, और वस्तु को हम u से दर्शाते हैं, यानी u की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर। और u की वैल्यू माइनस क्यों है ये मैंने आपको इतनी बार बता दिया। तो u की वैल्यू -10 होगी। इसके बाद है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना, बिंब का 3 गुना बड़ा है। तो ये क्या बताया जा रहा है, उसकी मैग्नीफिकेशन वैल्यू बताई जा रही है। तो m कितना होगा, 3 होगा। अब सवाल ये है कि प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, और मैंने आपको बताया कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा नेगेटिव होता है। तो m की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और पूछा क्या गया है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो v की वैल्यू आपको पता करनी है। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमें v की वैल्यू पता करनी है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m = -v/u। तो m कितना है, -3 है। माइनस v की वैल्यू क्या है वो हमें पता करनी है, और u की वैल्यू क्या है, -10। तो इसे आप सोल्व करेंगे। पहले तो -u और -10 कट जाएगा तो बचेगा 10। तो v की वैल्यू क्या होगी,
10 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, तो v की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब क्या होगा, ये दर्पण के आगे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा। दर्पण के पीछे क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है, तो इसीलिए ये दर्पण के आगे इसका प्रतिबिंब बनेगा कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आवर्धन का एक आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है और इसके द्वारा 5 सेंटीमीटर आवर्धित, यानी कि ये m की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब की स्थिति क्या होगी। तो पहले हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी जानकारी दी गई है। तो अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, नेगेटिव में होगी, तो -20। उसके बाद क्या है, m की वैल्यू कितनी दी गई है, तो m की वैल्यू 5 दी गई है और ये बताओ प्लस में होगी या माइनस में होगी। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। तो अगर प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा तो m की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर उल्टा प्रतिबिंब होता तो m की वैल्यू माइनस में होती है। सीधा प्रतिबिंब होता है तो m की वैल्यू प्लस में होती है। तो m की वैल्यू है +5 और पूछा क्या गया है, तो यहाँ पर बिंब की स्थिति पता करनी है, यानी कि वस्तु की दूरी पता करनी है, u की वैल्यू पता करनी है। तो हमें m दिया हुआ है और f दिया हुआ है, हमें u पता करना है। तो अगर हमें 3 चीज़ों में से 2 के मान दिए होते हैं तो तीसरे का मान हमें पता चल सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो m का फॉर्मूला क्या है, -v/u। तो m की वैल्यू तो दी हुई है 5, लेकिन ना तो u की वैल्यू दी है ना ही v की वैल्यू दी है। तो यहाँ से क्या होगा, u की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। u की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u की वैल्यू हो जाएगी -v/5। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू तो पता चल नहीं पा रही क्योंकि v की वैल्यू हमें मालूम ही नहीं है। तो दर्पण का फॉर्मूला लगाओ, 1/f = 1/v + 1/u। तो आप सोच रहे होंगे कि सीधा ही दर्पण का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा दिया। तो सीधा दर्पण का फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें केवल f की वैल्यू ही पता है, ना तो v की वैल्यू पता थी ना तो u की वैल्यू पता थी। 3 चीज़ों में से हमें 2 चीज़ों के मान पता होने चाहिए, तभी तीसरी चीज़ का मान निकल पाएगा। तो हमें केवल f का ही मान पता था, इसीलिए पहले हमने दर्पण का फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने पहले m का फॉर्मूला लगाया जिससे हमें u की वैल्यू पता चल सके। तो u की वैल्यू कितनी है, -v/5। अब इसे आप पुट करेंगे तो v की वैल्यू निकल आएगी। तो v की वैल्यू आएगी 80 सेंटीमीटर, यानी कि जो वस्तु होगी वो अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई होगी, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो अवतल दर्पण से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो v की वैल्यू 80 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। लेकिन प्रश्न में पूछा क्या गया था, हमें बिंब की स्थिति पूछी गई थी, यानी जो वस्तु है ना, वस्तु की दूरी पूछी गई है, ना कि प्रतिबिंब की दूरी। तो हमें वस्तु की दूरी बतानी है। तो हमें v की वैल्यू पता चल चुकी है और हमें m की वैल्यू भी पता है। तो 2 चीज़ों की वैल्यू पता है तो तीसरी निकल आएगी। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा दो, m = -v/u। तो m की वैल्यू कितनी है, 5 और -v की वैल्यू है 80। तो इसे हम पुट कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा -16। तो जो वस्तु की दूरी होगी ना वो अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज का हमारा थ्योरी सेक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस्कोप बनाने के लिए मैंने आपको बताया किसका उपयोग होता है, समतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है। तो डेंटिस्ट कौन से दर्पण का उपयोग करेंगे जो इमेज को छोटे से बड़ा दिखाएगा। तो इमेज को छोटे से बड़ा कौन दिखाता है, अवतल दर्पण दिखाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव डैश होता है। तो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है ना, ये हमेशा आभासी और सीधा होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य क्या है,
कि दर्पण का प्रकार कौन सा है। तो अगर व्यक्ति को जो अपना प्रतिबिंब है वो अपने से बड़ा दिख रहा है तो कौन से दर्पण में ये क्वालिटी है कि वो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाती है। तो अवतल दर्पण में ये क्वालिटी है ना, वो छोटी इमेज को बड़ा करके दिखाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 1 h ऊंचाई वाले व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम डैश लंबाई का समतल दर्पण चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर व्यक्ति की ऊंचाई h है तो उसे कितना बड़ा दर्पण चाहिए कि उसका पूरा प्रतिबिंब उस पर दिखाई पड़े। तो मैंने आपको बताया था कि वस्तु की ऊंचाई से आधी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए अगर उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है। तो अगर उसकी ऊंचाई h है तो आईने की ऊंचाई कितनी होगी, h/2 यानी कि आधी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की ओर v चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। तो ये भी प्रश्न हमने किया है और ये पूछा गया है। तो अगर व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v चाल से भागेगा ना, तो जो उसका प्रतिबिंब है वो किस चाल से भागेगा, दुगुनी तेजी से भागेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जो ऑप्शन बी है ना वो v² है। ऑप्शन ए 2v इसका सही जवाब होगा, यानी कि दोगुनी चाल से। अगला प्रश्न है कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो जो कार होती है, मोटरसाइकिल होती है, उसका जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है। तो उस दर्पण की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, बड़े प्रतिबिंब को छोटा दिखाने के लिए। तो ये कौन सा दर्पण करता है, उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वाहनों की हेडलाइट में उपयोग किया जाने वाला दर्पण का प्रकार कौन सा है। तो हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग होता है, तो उसी दर्पण का होगा जो रोशनी को एक जगह फोकस करेगा। तो कौन सा दर्पण है जो रोशनी को एक जगह फोकस करता है, तो अवतल दर्पण करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है कि एक दूर के लंबे भवन का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब किसका उपयोग करके देखा जा सकता है। तो बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा करके कौन दिखाता है, कौन सा दर्पण दिखाता है, तो उत्तल दर्पण दिखाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि यदि गोलीय दर्पण से किसी प्रतिबिंब का जो आवर्धन है, मैग्निफिकेशन है, वो -1.38 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो m की वैल्यू साइन कौन सा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है यानी कि जो प्रतिबिंब होगा वह उल्टा और वास्तविक होगा। तो ऑप्शन बी और सी हो सकता है कि वास्तविक और उल्टा, और जो इसकी वैल्यू है वो बड़ा और छोटा बताएगी। तो 1.38 तो एक से बड़ी वैल्यू है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। अगला प्रश्न है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो छवि का आकार कितना होता है। तो हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर कोई भी वस्तु रखी जाए तो जो उसका प्रतिबिंब होगा वो भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। और कौन से आकार का बनेगा, समान आकार का बनेगा। तो वस्तु के आकार के समान ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण का उपयोग किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन है कि प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में होता है, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि प्रतिबिंब आकार में छोटा होता है, तो उत्तल दर्पण का काम ही क्या है, प्रतिबिंब को छोटा बनाना, तो ये कथन भी सही है। तीसरा कथन है कि प्रतिबिंब सीधा होता है, तो ये भी सही है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे बनने वाला जो भी प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा और आभासी होगा। तो चौथा कथन क्या है कि प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ये गलत है, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब है वो सीधा और आभासी बनेगा, कभी भी वास्तविक नहीं बनता। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।